ठीक है, कहाँ तक पढ़ा था हमने? 16 तक कर लिया था। मंडल कमीशन मैंने बोला था घर से पढ़ के आना। हम्म। पढ़ के आए हो? पढ़ा मंडल कमीशन के बारे में कुछ? ऐसे क्लास नहीं अटेंड की थी आपने श्रुति? नहीं? क्यों? पूरा दिन वोट डालते रहे? कुछ नहीं पढ़ा मंडल कमीशन के बारे में? किसी ने नहीं पढ़ा? चलो कल पढ़ के आना। आर्टिकल 17। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी से क्या समझते हो? हम्म। छुआछूत। छूना नहीं है। हाँ, अनटचेबिलिटी का मतलब लिटरल मतलब नहीं है कि टच नहीं करना है। मतलब उसके बनाया हुआ खाना नहीं खाना है, ठीक है। उसको आप सेक्रेट स्पेसिस में नहीं आने दोगे, ठीक है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे। तो अनटचेबिलिटी का लिटरल मतलब जो है अनटच वाला, वो मतलब नहीं है। अनटचेबिलिटी का मतलब है डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। अगर पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इट इज़ नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं नहीं। हाँ, पर वो ओबीसीज के लिए होनी थी ना। नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट फ्रॉम वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हमें पता चलता है कि ये है क्या। तो इंडियन सोसाइटी में जो कास्ट सिस्टम है उसमें प्योरिटी और इम्प्योरिटी का कंसेप्ट है, ठीक है। तो जो हायर कास्ट हैं दे आर कंसीडर्ड एज मोर प्योर देन द लोअर कास्ट। तो ये जो हायर कास्ट वाले लोग हैं ये अपनी प्योरिटी अपनी सैंक्टिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, लोअर कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन मतलब उनके खा बनाया हुआ खाना नहीं खाएंगे, उनसे शादी नहीं करेंगे, ठीक है, उनको अपने घर के किचन में नहीं आने देंगे। तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी प्योरिटी इससे चली जाएगी।
ठीक है, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा इससे। तो ये अनटचेबिलिटी है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है आर्टिकल 17 में कि अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म will not be practiced in India। तो इसके लिए एक सरकार ने एक्ट भी बनाया है जिसका नाम है सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1955। ठीक है, जो ये बताता है कि अगर आप इस टाइप की अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करोगे तो आपको सजा होगी। इस एक्ट में लिख लेना कि कौन कौन से ऑफेंसेस नहीं कर सकते आप। इसमें लिखो फॉलोइंग ऑफेंसेस आर इंक्लूडेड इन दिस एक्ट। ठीक है, तो नंबर 1, 1 2 में लिखो, नंबर 1 लिखो। कौन कौन से ऑफेंस ऑफ अनटचेबिलिटी के नाम पे नहीं कर सकते हो। पहला लिखो प्रिवेंटिंग एनी पर्सन फ्रॉम एंटरिंग एनी प्लेस, प्रिवेंटिंग एनी पर्सन फ्रॉम एंटरिंग एनी प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप, प्रिवेंटिंग एनी पर्सन फ्रॉम एंटरिंग एनी प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप। ठीक है, तो किसी भी इंसान को पब्लिक वर्शिप की जो जगह है, मंदिर है, मस्जिद है, वहां पे जाने से नहीं रोक सकता कोई। ठीक है, दूसरा लिखो डिनाइंग एक्सेस टू एनी शॉप, डिनाइंग एक्सेस टू एनी शॉप कॉमा होटल और प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। तो किसी भी इंसान को अनटचेबिलिटी के बेसिस पे आप किसी दुकान पे जाने से, किसी होटल में जाने से, या फिर कोई भी पब्लिक एंटरटेनमेंट की जगह है वहां जाने से भी नहीं रोक सकते। और प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। ठीक है, उसके बाद लिखो तीसरा रिफ्यूजिंग टू एडमिट पर्सन्स इन हॉस्पिटल्स, रिफ्यूजिंग टू एडमिट पर्सन्स इन हॉस्पिटल्स कॉमा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हॉस्टल्स एस्टेब्लिश्ड फॉर पब्लिक बेनिफिट, और हॉस्टल्स एस्टेब्लिश्ड फॉर पब्लिक बेनिफिट। तो इन जगहों पे भी नहीं रोक सकते आप। उसके बाद फोर्थ लिखो इंसल्टिंग अ पर्सन बिलोंगिंग टू SC, इंसल्टिंग अ पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट SC ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अनटचेबिलिटी, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अनटचेबिलिटी। जो ओरिजिनल इंडिया में वर्ण सिस्टम था या कास्ट सिस्टम भी था, उसमें अनटचेबल्स नहीं होते थे पहले। ये अनटचेबल्स बाद में एक नई कास्ट उभर के आई है जिनके साथ सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। ठीक है, उसके बाद लास्ट लिखो रिफ्यूजिंग टू सेल गुड्स, रिफ्यूजिंग टू सेल गुड्स और रेंडर एनी सर्विसेज, रिफ्यूजिंग टू सेल गुड्स और रेंडर एनी सर्विसेज। तो आप किसी भी लोअर कास्ट के इंसान को अनटचेबिलिटी के नाम पे उसको सामान देने से मना कर दो, या फिर जो भी आप काम कर रहे हो वो करने से मना कर दो कि मैं नहीं करूंगा तेरा ये काम। ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, और इसके लिए पनिशमेंट कितनी है, आपको 6 महीने तक की पनिशमेंट हो सकती है। ठीक है,
और जो इंसान इसमें कन्विक्ट होगा वो पार्लियामेंट के इलेक्शंस या स्टेट लेजिस्लेचर के उसको इलेक्शन भी नहीं लड़ने दिया जाएगा। ठीक है। समझे? समझ आ गई अनटचेबिलिटी? पनिशमेंट में, पार्लियामेंट में उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर का भी और पार्लियामेंट का भी। ठीक है। तो ये था आपका आर्टिकल 17। उसके बाद आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या बोलते हैं? एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है। कौन से टाइटल्स? कौन से टाइटल्स यूज नहीं कर सकते आप? हाँ। कौन से? जो पहले टाइम में टाइटल्स यूज होते थे, जैसे राजा, महाराजा, नवाब, सुल्तान। ठीक है, ये सब टाइटल्स अब जब देश आज़ाद हो गया, जब सबको इक्वालिटी मिल गई है, तो कोई भी इंसान ये टाइटल यूज नहीं कर सकता। ठीक है। सिर्फ दो ही टाइप के टाइटल्स हैं जो आप लोग यूज कर सकते हो, एक तो आपका एकेडमिक टाइटल। ठीक है। दूसरा आपका प्रोफेशनल टाइटल। आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, ये टाइटल्स आप यूज कर सकते हो। और मिलिट्री टाइटल्स भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई कैप्टन है, ठीक है, मेजर है, ब्रिगेडियर है, वो भी टाइटल्स यूज कर सकते हैं। बाकी कोई भी टाइटल हमारे देश में यूज नहीं कर सकता इंसान, चाहे वो उसको अवार्ड मिला हो, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये भी, इनको भी, इन अवार्ड्स को भी एज ए टाइटल यूज नहीं कर सकते। ठीक है। ये क्यों किया जा रहा है? ताकि देश में सबको समानता लगे भी। ठीक है ना? इसमें लिखो, इट प्रोहिबिट्स स्टेट, इट प्रोहिबिट्स स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल, फ्रॉम कन्फरिंग, CONFERRING, फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल, एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल। दूसरी लाइन में लिखो, इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स अ सिटीजन, इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स अ सिटीजन फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्री। It also prohibits a citizen from accepting any title from any foreign state, a foreign country, from any foreign country. ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखो, भारत रत्न, भारत रत्न, मैंने आपको क्या बताया, इनको यूज कर सकते हैं एज ए टाइटल्स, बट ये वाले लॉ को ऑफेंड नहीं करते हैं ये टाइटल्स। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, क्यों? क्योंकि हमारे देश में हम इक्वालिटी जहाँ पे रख रहे हैं, तो हम मेरिटोक्रेसी को भी तो मान रहे हैं। तो किसी इंसान को अगर भारत रत्न, पद्म विभूषण मिला है, तो उसने कुछ किया होगा तभी मिला है। तो इसलिए अगर उसको ये टाइटल मिल भी रहा है, तो इससे इक्वालिटी के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो रही है, इससे तो उसको मेरिट में वो इंसान अच्छा कर रहा है, वो तो इसलिए उसको ये टाइटल मिल रहा है। ठीक है। हाँ।
हाँ, पर टाइटल की तरह यूज करते हैं ना इसको, अब जिसको मिल गया अवार्ड ये, फिर वो अपने नाम के साथ लगाता है ना इसको, पद्म विभूषण श्री दिस दिस दिस। ठीक है, तो इनको कर सकते हैं एज ए टाइटल्स यूज। ठीक है, देखो भारत रत्न कॉमा पद्म विभूषण, पद्म विभूषण कॉमा पद्म श्री। क्या हुआ? कोई भी नहीं आ रहा है? यार सर आपके लिए आ रहे हैं जम्मू से। हाँ, इन्होंने पहले बाहर सलाह की है सबके साथ, आप ही ने मना किया होगा सबको। हाँ, अगर सर निकल गए होंगे फिर तो कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं आ रहे हैं बाकी बच्चे? हाँ, बड़े हरामी बच्चे हैं यार। भारत रत्न कॉमा ये लिख रही है ना पद्म विभूषण, सच अवार्ड्स डू नॉट अमाउंट टू टाइटल्स, सच अवार्ड्स डू नॉट अमाउंट टू टाइटल्स, अमाउंट टू टाइटल्स, अमाउंट टू टाइटल्स एज थ्योरी ऑफ इक्वालिटी, as theory of equality does not mandate that, as theory of equality does not mandate that merit should not be recognized, does not mandate that merit should not be recognized, merit, merit MERIT, merit should not be recognized। ठीक है, एक मिनट में सर से बात कर लेता हूँ यार। हेलो, गुड आफ्टरनून सर, कैसे हो, ठीक हो? सर कहाँ पे हो? आप निकल गए हो जम्मू से? यार बच्चे ही नहीं आए आज, मैं वही मैंने अभी देखा और मैंने बच्चों को फोन करके पूछा, बच्चा आ ही नहीं रहा है कोई आज। क्या बोल रहे हो? वो आ ही नहीं रहे, क्लास ही नहीं आ रहे आज, क्योंकि आधे बच्चे वोट डालने गए थे अपने गांव, वो वापस ही नहीं आए हैं। तो और विक्रांत और उसके घर पे कुछ फंक्शन है, आधे बच्चे उधर चले गए हैं उसके घर पे। आप पहुंचे कहाँ हो? अभी मैं पूछता हूँ, अगर कोई आएगा भी तो मुझे लगता है एक ही दो बच्चा आएगा, वही मैंने सोचा कि आपका ऐसे वो खराब नहीं ना हो जाए, फिर इतना इतनी दूर से आ रहे हो आप, बच्चा ही नहीं आया कोई तो। हाँ, वही मैंने सोचा कि बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैंने सबसे फ़ोन करके पूछा, कोई एक दो बच्चा ही है जिसने फ़ोन नहीं उठाया, बाकी सब बोल रहे हैं कि सर हमने आज नहीं आ पाएंगे। तो फिर देख लो अब हाँ फिर कल, हाँ वही फिर आपका ट्रिप वेस्ट होगा, इतने दूर से आ रहे हो आप। फिर कल का रखें? चलो ठीक है, ठीक है, आप बता देना। ठीक।
यार क्या करते हो आप सर, आ गए थे पता है, आधे रास्ते वापस आ रहे हैं। बोलना है ऐसे, खज्जल नहीं करो यार, सर आपके लिए जब मुंह से आ रहे हैं आप ऐसे। ठीक है, 18 तक हो गया ना। तो ये आपके थे 14 से लेके 18 तक राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, अब 19 से 22 तक क्या है? राइट टू फ्रीडम। ठीक है, ये भारत रत्न कब इंट्रोड्यूस हुआ था? इनकी आप हायरार्की जानते हो ना अवार्ड्स की, सबसे ऊपर कौन सा सिविलियन अवार्ड है? भारत रत्न। उसके बाद दूसरे नंबर पे पद्म, हाँ, विभूषण, विभीषण। तीसरा पद्म भूषण। और चौथा पद्मश्री। ठीक है, इसके ऊपर कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत रत्न किसने इंट्रोड्यूस किया था? इंट्रोड्यूस्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन 1954। और पहला भारत रत्न किसको मिला था? हम्म, सीवी रमन, एस राधा कृष्णन, और सी राजागोपालाचारी। सी राजागोपालाचारी, इनको पहला भारत रत्न 1954 में ही। अ, दो तीन ही थे शायद। एक दो तीन चार पांच लोगों को मिला था 2024 में। कर्पूरी ठाकुर, एल के अडवाणी, नरसिम्हा राव, चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, तो आर्टिकल 19 से लेके और 22 तक किसकी बात करते हैं? राइट टू फ्रीडम। ठीक है, आजादी। तो 19 से स्टार्ट करेंगे। तो 19 में 6 टाइप की फ्रीडम्स की बात करता है ये आर्टिकल 19। कौन कौन से? तो इसमें 6 राइट्स हैं। कौन कौन सा? पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। तीसरा, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस। चौथा, राइट टू मूव फ्रीली इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री।
पांचवा, राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। और छठवां, फ्रीडम टू चूज द प्रोफेशन ऑफ योर चॉइस। इसी में पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी हुआ करता था, बट अब नहीं है। ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब एक एक डिस्कस करेंगे ये अब हम। स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब हम्म हाँ, आपके जो भी विचार हैं, जो भी आप सोचते हो, वो आप क्या कर सकते हो, बोल सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो आप। लेकिन क्या ये एब्सोल्यूट राइट है? कुछ भी बोल सकते हो आप। हाँ, इसके ऊपर क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। ये सारे छः के छः राइट्स जो हैं ये एब्सोल्यूट राइट्स नहीं हैं। इन सब के ऊपर क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। जैसे पहला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको राइट मिलता है, बट उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। ठीक है। पब्लिक ऑर्डर को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, किसी को डिफेम नहीं कर सकते, कोर्ट का कंटेम्प्ट नहीं आप कर सकते। ठीक है। तो ये सब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। तो हर आर्टिकल जहाँ पे आपने ये लिखे हैं पॉइंट्स, सबके साथ अगर जगह है तो वहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लिख दो, नहीं तो नीचे लिख लो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लिख लो। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ए पार्ट की देखो, restrictions on the grounds of restrictions on the grounds of sovereignty and integrity of India, restrictions on the ground of sovereignty and integrity of India। restrictions on the grounds of sovereignty and integrity of India, comma security of state, security of state, comma public order, public order, comma decency और morality, decency, 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 डिसेंसी और मोरालिटी, कॉमा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड डिफेमेशन, डिफेमेशन किसी को डिफेम करना। ठीक है। तो ये सब चीजें आप नहीं कर सकते। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो आप चीजें नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ असेंबली क्या है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। तो आप क्या कर सकते हो, कहीं पे भी बिना आर्म्स के, बिना बंदूकों के इकट्ठा हो सकते हो। आप चार पांच लोग हो सकते हो ना इकट्ठा कहीं पे भी, बट इसके ऊपर भी क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है? अब आप इकट्ठे होने की जगह ऐसे बोलो कि हमें रोड में इकट्ठे होना है, और पब्लिक ट्रैफिक को आप डिस्टर्ब करोगे, तो ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब इकट्ठे होने का मतलब ये है कि लोग इकट्ठे करेंगे प्रोटेस्ट करने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेशंस करने के लिए, ये सब कर सकते हो आप। बट आपके पास इंडिया में राइट टू स्ट्राइक नहीं है। जो पब्लिक एम्प्लॉयज हैं खास करके, उनके पास राइट टू स्ट्राइक नहीं है। वो स्ट्राइक नहीं कर सकते, मतलब अपनी जॉब छोड़ के स्ट्राइक पे नहीं बैठ सकते वो। तो उससे क्या होगा, पब्लिक का काम रुक रहा है, गवर्नमेंट का काम रुक रहा है, तो वो उनके पास वो राइट नहीं है।
पब्लिक मीटिंग्स कर सकते हैं वो। दूसरा, जो प्रोटेस्ट लोग करते भी हैं नॉर्मल, वो भी प्रोटेस्ट जब करते हैं तो वो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ठीक है, ट्रैफिक नहीं रोक सकते, कहीं पे हल्ला नहीं कर सकते। पीसफुली ही करना है आपको, जो करना है। अलग से आपको जगह दी जाएगी प्रोटेस्ट करने की, वहां पे ही आपको प्रोटेस्ट करना है। जैसे दिल्ली में जंतर मंतर अलग से एक जगह बनाई हुई है, लोग वहां पे जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, जंतर मंतर में डेली प्रोटेस्ट होता है, डेली पूरे साल 12 महीने वहां पे प्रोटेस्ट चलते हैं। ठीक है ना, तो जिसको भी जो प्रॉब्लम है वो अपनी प्रॉब्लम लेके वहां जाता है, वहां पे जाके प्रोटेस्ट करता है, वहां पे मीडिया आती है। ठीक है, वो उसको कवर करती है, और फिर देश को अगर सुनना होगा आपकी बात तो वो सुनेंगे। ठीक है ना, बट आप प्रोटेस्ट के नाम पे देश में हल्ला नहीं कर सकते, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो इसमें लिखो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड सोवरेनिटी, on the rights of, on the grounds of public order and sovereignty, including the maintenance of traffic in the area, including the maintenance of traffic in the area, including the maintenance of traffic in the area। ट्रैफिक को भी आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। लिखो दिस राइट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू स्ट्राइक, इसी में दिस राइट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू स्ट्राइक। ठीक है, उसके बाद क्या था अगला, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब आप क्या कर सकते हो, कोई लोग मिलके कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं, तो आप कर सकते हो ये चीज़ें। बट आपको ये सब चीज़ें जब करनी है तो आपको लॉ के अंदर रह के ही करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने गैंग बना ली कोई गुंडों की कि हमने तो एसोसिएशन बनाई है। ठीक है, तो इसमें लिखो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक ऑर्डर, reasonable restrictions on the grounds of public order, comma, morality and integrity of India। ठीक है, उसके बाद है राइट टू मूव फ्रीली इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कि आप देश में कहीं भी घूम सकते हो, बट इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस है। कैसी रिस्ट्रिक्शंस होंगी इसके ऊपर, बताओ। कहीं पे भी घूम सकते हो आप। हम्म। हाँ, और हाँ, सिक्योर्ड एरियाज में नहीं जा सकते। जो भी एरियाज हमने शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रखे हुए हैं 5th और 6th शेड्यूल में, उन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एरिया में भी आप उनके बिना पूछे वहां पे नहीं जा सकते। ठीक है, जो एरियाज 5th और 6th शेड्यूल में आते हैं, पर ऐसे शेड्यूल ट्राइब का कोई एरिया नहीं है, ऐसे जैसे इधर कहीं गुजर बकरवाल रह रहे होंगे वहां जा सकते हो आप। बट जो एरिया स्पेसिफाइड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 5th और 6th शेड्यूल में, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ के कुछ रीजन्स हैं जो 5th शेड्यूल में, या नॉर्थ ईस्ट के कुछ रीजन्स हैं जो 6th शेड्यूल में, वहाँ पे आप फ्रीली नहीं घूम सकते। वहाँ पे आपको वहाँ की अथॉरिटी है उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर ही आप जा सकते हो। तो क्योंकि उन लोगों के कल्चर को हमें बचाना है। ठीक है, समझ रहे हो। तो इसमें लिखो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस on the grounds of interest of general public, on the grounds of interest of general public and interest of any scheduled tribe, on the interest of general public and on the interests of scheduled tribe। ठीक है, ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में जानते हो, क्या होती है शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इधर गुजर बकरवाल, इन कैसे डिफाइन करोगे, कौन से लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आएंगे। नहीं नहीं, ऐसे ये कोई डेफिनेशन नहीं है। कल को अगर आप भी सोच लो कि नहीं रहना है मैंने परमानेंट एक जगह, तो आप शेड्यूल्ड ट्राइब बन जाओगे फिर।
हाँ, जो लोग, जिन लोगों का एक यूनिक कल्चर है, ठीक है, और इसके लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको डिफाइन किया हुआ है कि ये वो लोग हैं जिनका एंशिएंट कल्चर है, पुराना कल्चर है, ठीक है, और जिन जो एनिमिनिस्टिक रिलीजन को मानते हैं, जो जंगल में रहते हैं वहाँ की, उनका रिलीजन भी जो है वो पुराना रिलीजन है, मॉडर्न रिलीजन नहीं है उनका, ठीक है, जिनकी लैंग्वेज बिल्कुल यूनिक है, कल्चर बिल्कुल यूनिक है, और जो लोग पॉपुलेशन में कम है, ठीक है, पॉपुलेशन में कम है काफ़ी, और इन लोगों को हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोलते हैं, ठीक है। तो ट्राइब का मतलब होता है जनजाति, ठीक है, और शेड्यूल्ड का क्या मतलब है? शेड्यूल्ड का मतलब कि हमने उनके लिए एक अलग से शेड्यूल बनाया कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, इसलिए उनको शेड्यूल्ड ट्राइब बोला जाता है। जैसे शेड्यूल कास्ट कोई वर्ड नहीं है, जो लोग अपने आप को शेड्यूल कास्ट बोलते हैं वो शेड्यूल कास्ट थोड़ी है, वो तो लोअर कास्ट है, ठीक है, या फिर जो जो कास्ट है उनकी वो कास्ट है उनकी। शेड्यूल्ड कास्ट का क्या मतलब है? कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके लिए एक शेड्यूल बनाया है, उनके लिए एक प्रावधान बनाया है, इसलिए उनको शेड्यूल कास्ट बोला जा रहा है, ठीक है। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था तब तक वो शेड्यूल कास्ट थोड़ी बोलते थे अपने आप को, तब तक वो अपने आप को कास्ट बोलते थे, जो कास्ट है। शेड्यूल्ड मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उनका कुछ लेना देना है तो उसके बाद वो शेड्यूल्ड बोलने लगे अपने आप को, ठीक है। उसके बाद कौन से? फ्रीडम टू चूज एनी प्रोफेशन, कि आपकी, हाँ, राइट टू रिसाइड, राइट टू रिसाइड में भी सेम ऐसे ही है जो ऊपर वाले में है ना, कि जिसमें मूव फ्रीली, आप घूम नहीं सकते जहां पे ऐसे फ्रीली, वहां पे रह भी नहीं सकते, जहां घूम ही नहीं सकते वहां रह कैसे सकते हो फिर, ठीक है। फ्रीडम टू चूज अ प्रोफेशन ऑफ योर चॉइस, आप अपनी मर्जी से कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हो, इस पे क्या रिस्ट्रिक्शन होगी? हम्म, कौन कौन से प्रोफेशन नहीं चुन सकोगे आप? हम्म, श्रुति, कौन सा प्रोफेशन नहीं चुन सकते हो आप जो सोसाइटी के लिए? हाँ, एक तो ये कि कोई भी आप ऐसा काम नहीं कर सकते, काम करने के नाम पे आप लोगों को किडनैप करना स्टार्ट कर दो ओमनी वैन लेके, ठीक है, तो वो नहीं कर सकते आप। और और जो एक आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी हुई है कि ये प्रोफेशन के लिए आपको ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, तो वो आपको करनी ही पड़ेगी। जैसे डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस आपको करनी ही पड़ेगी, आप ये नहीं बोल सकते कि मैं ऐसे ही डॉक्टर बन जाऊंगा। या लॉयर बनने के लिए भी आपको लॉ तो पढ़ना पड़ेगा, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी। तो वो जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है आप उसी से आने चाहिए जो आपको प्रोफेशन आप चुन रहे हो, ये इस पे रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। तो इसमें लिखो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। श्रुति आपको समझ आ रहा है? जब नहीं समझ आएगा पूछ लेना, ठीक है। ऑन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। दूसरा पॉइंट लिखो, सर्टन प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, सर्टन प्रोफेशनल और technical qualification is necessary for certain jobs, certain professional or technical qualification is necessary for certain jobs, for certain jobs, ठीक है, समझ गए? समझ आएगा आर्टिकल 19? तो आर्टिकल 19 में 6 राइट्स आपको मिले हैं, पर साथ में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी उतने ही साथ में। कौन कौन से 6 राइट्स हैं? पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। तीसरा, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस। चौथा, राइट टू मूव फ्रीली। पांचवा, राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। और छठवां, फ्रीडम टू चूज प्रोफेशन ऑफ योर चॉइस, ठीक है, समझ गए? उसके बाद आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 में देखो आपको प्रोटेक्शन मिलती है इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, ठीक है। तो अब आपने क्या किया? कोई ऑफेंस कर दिया, ठीक है, कोई क्या कर दिया? क्राइम कर दिया,
चाहे वो सिविल क्राइम है चाहे वो क्रिमिनल क्राइम है। तो अगर आपने कोई ऑफेंस किया है, क्या उस टाइम पे आपके पास कोई प्रोटेक्शन है? ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीजों की बात करता है ये आर्टिकल। पहली, नो एक्स पोस्ट फैक्टो। दूसरी, नो डबल जियोपार्डी। और तीसरा, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ राइट्स इनमें ऐसे हैं जो यहाँ के सिटीजन्स को भी मिलेंगे और जो फॉरेनर्स हैं उनको भी मिलेंगे, और कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, 15, 16, 19, 29 और 30, ये राइट्स किसको मिलेंगे? ओनली टू सिटीजन्स। और इसके अलावा जो बाकी हैं वो सिटीजन्स को भी मिलेंगे और फॉरेनर्स को भी मिलेंगे। ठीक है, 15, 16, 19, 29 और 30। तो 15, 16, 19 तो हमने पढ़ लिए। ठीक है, तो ये 15, 16, 19 जो हमने पढ़े, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंडियंस के पास है। बाहर से कोई इंसान आके यहाँ पे बोलने लगे कि उसके उसके पास नहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो आर्टिकल 19 का यूज नहीं कर सकता इंडिया में। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको गोली मार देंगे, बट अगर कोई वायलेशन होती है तो आर्टिकल 19 को वो कोर्ट में नहीं बोल सकता कि मेरे पास आर्टिकल 19 था। ठीक है, अब अगर आपने कोई ऑफेंस किया है तो ये तीन टाइप की प्रोटेक्शन आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। कौन कौन से टाइप की प्रोटेक्शन है ये? पहला है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका क्या मतलब है कि जब आपने क्राइम किया, कोई भी क्राइम किया, उसकी सजा मिलेगी आपको। ठीक है ना, बट उसकी सजा आपको मिलेगी तो किसी लॉ के हिसाब से मिलेगी ना। उस क्राइम के ऊपर कोई लॉ बना होगा, उसके हिसाब से ही आपको सजा मिलेगी। तो जो भी लॉ बना है उस क्राइम के लिए, वो आपके क्राइम करने से पहले बना होना चाहिए। समझे? जब आपने क्राइम किया, उससे पहले का लॉ होना चाहिए उस क्राइम के ऊपर, तो ही अब आपको सजा मिलेगी। अगर आप आज क्राइम कर रहे हो और जो आपने क्राइम किया उसके ऊपर सजा, उसके ऊपर जो लॉ था वो आपके क्राइम करने के बाद बन रहा है, तो उस लॉ को हम क्या नहीं करेंगे? रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्टिव नहीं करेंगे। मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब हिस्ट्री में जाके, पीछे जाके उसको हम इंप्लीमेंट करें, ऐसा नहीं कर सकते हम। हेलो? हेलो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, समझे कि जब आपने आज क्राइम किया उससे पहले ही लॉ बना होना चाहिए उस क्राइम के ऊपर, तो ही आपको सजा मिलेगी उसकी। अगर कानून बाद में बन रहा है आपके क्राइम करने से, तो फिर आपको उस कानून के हिसाब से सजा नहीं दी जाएगी। इसको हम बोलते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, बट ऐसा सिर्फ किस केसेस में किया जा सकता है? क्रिमिनल केसेस में, सिविल केसेस में नहीं। सिविल क्राइम को हम रेट्रोस्पेक्टिवली भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे टैक्स के ऊपर कोई लॉ बनाना है सरकार ने, तो वो उसको रेट्रोस्पेक्टिवली भी इंप्लीमेंट करवा सकती है। ठीक है, कि हमने टैक्स के ऊपर कुछ लॉ बनाया और उसको हम चाहते हैं कि 5 साल पहले से उसको इंप्लीमेंट करें, तो वो 5 साल पहले से इंप्लीमेंट हो जाएगा। उसके दायरे में जो जो लोग आएंगे उनको वो मानना पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते। बट क्रिमिनल ऑफेंस के केस में नहीं कर सकते आप ऐसा। ठीक है, इसमें लिखो, इट मीन्स no person can be punished with retrospective effect. It means no person can be punished with retrospective effect for a criminal offense. No person
कैन बी पनिश्ड विद रेट्रोस्पेक्टिव, with retrospective effect, with retrospective effect in case of criminal offense. ठीक है, और ये इम्यूनिटी आपको इसमें एक और एक्सेप्शन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में भी नहीं मिलती है। इन केस ऑफ, दो टाइप की डिटेंशन होती हैं, एक तो प्यूनिटिव और दूसरी प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव डिटेंशन होती है मतलब जब क्राइम हो गया उसके बाद पुलिस उसको पकड़ के लेके जा रही है, डिटेन कर रही है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होती है, अभी क्राइम हुआ नहीं है, सिर्फ शक है कि ये बंदा क्राइम करेगा, फिर भी उसको पुलिस पकड़ के लेके जा रही है, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में नो एक्स पोस्ट फैक्टो नहीं लगेगा, ठीक है, वहां पे आप बंदे को पकड़ के लेके जा सकते हो। ठीक है, समझ गए। दूसरा क्या है, नो डबल जियोपैडी। इसका मतलब किसी भी एक क्राइम के लिए एक ही बार बंदे को सजा मिलेगी, दो बार सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, नो पर्सन शैल बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। शैल बी punished for the same offense more than once। तो एक बार क्राइम किया, एक ही बार सजा मिलेगी, दो बार सजा नहीं मिलेगी आपको उसकी। ठीक है, इसमें भी एक एक्सेप्शन है। वैसे क्या एक्सेप्शन है इसमें, कहां पे दो बार सजा मिलती है? जियोपार्ड, GEOPARDY, कहां पे दो बार सजा मिल जाती है? जैसे मान लो कोई इंसान जो है वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, पुलिस में है, ठीक है, अब उसने पुलिस में रहते हुए कोई क्राइम किया, तो उसके ऊपर दो बार उसको पनिशमेंट कैसे मिलेगी? एक तो उसके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलेगी, जो पुलिस का डिपार्टमेंट अपना डिपार्टमेंट चलाएगा। दूसरा, उसके ऊपर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अलग से होंगी, तो उसको दो बार सजा मिल गई। ठीक है, तो नॉर्मल केस में तो ऐसा नहीं होगा, बट जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं उनके ऊपर दो बार सजा उनको मिल जाती है, मतलब उसमें वो एक्सेप्शन है इसके लिए, उनके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अलग से चल जाती है और कोर्ट वाली अलग से होती है। ठीक है, और तीसरा क्या है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब कोई भी इंसान ने अगर क्राइम किया है तो उसको खुद के खिलाफ वो गवाही नहीं दे सकता, उसको आप मजबूर नहीं कर सकते कि वो खुद के खिलाफ ही गवाही दे, उसकी गवाही नहीं मानी जाती है कोर्ट में। ठीक है, लिखो, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, नो पर्सन accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself। ठीक है, तो अपने खिलाफ ही आप गवाही नहीं दे सकते। ठीक है, समझ में आया? तो फिर कौन देगा गवाही? कोई दूसरा इंसान। ठीक है, या फिर अगर सपोर्टिंग एविडेंस है, आपकी गवाही पे कोई एविडेंस मिला है कि आपने क्राइम किया है, फिर आपका क्राइम माना जाएगा। जब तक सिर्फ आप गवाही दे रहे हो कि मैंने ये क्राइम किया, मैंने ये क्राइम किया, तो नहीं माना जाएगा वो क्राइम। ठीक है, तो इतनी आपको प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ठीक है, इतना ही रखते हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? हाँ, समझ आ गया? कौन सा? प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि देखो, कभी कभी हमारे देश में दो टाइप की डिटेंशन की जाती हैं। एक तो क्राइम हो गया उसके बाद आप बंदे को पकड़ के लेके जाओगे, एक डिटेंशन होती है अभी क्राइम हुआ ही नहीं है, आपको बस लगता है कि ये इंसान क्राइम कर सकता है, उसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कुछ ऐसा है या कुछ भी है, तो आप उसको डिटेन कर सकते हो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर।
नहीं नहीं, वो नहीं, वो तो क्राइम होने के बाद पकड़ते हैं ना, वो प्रिवेंटिव, वो प्यूनिटिव में ही आएगा। प्रिवेंटिव में क्या आता है कि जैसे मान लो कहीं पे कोई स्ट्राइक हो रही है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, और इन्होंने क्या किया, दो चार लोगों को उठा लिया, उनको ऐसे लग रहा है कि ये लोग कल को कुछ साजिश कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। हाँ, जैसे कश्मीर में लोगों को अंदर डाली, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, कि क्राइम होने से रोक रहे हो आप पहले ही। ठीक है, इसके लिए अलग से लॉज बने, जैसे यूएपीए बना है हमारे देश में, अनलॉफुल। हाँ, इसमें ये नहीं लगेगा नो एक्स पोस्ट फैक्टो, यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि अभी हमने क्राइम नहीं किया है तो ये ठीक है, यहाँ पे ये कुछ नहीं बोल सकते आप। यहाँ पे आपको पकड़ के लेके जाएंगे तो लेके जाएंगे। ठीक है, ये आगे आर्टिकल 22 में और डिटेल में पढ़ेंगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटिव डिटेंशन। ठीक है।